अगर तुम्हारी जरूरत ना होती तो मैं तुम्हें यहां बुलाता ही क्यों? मैंने तुम्हें खास मकसद से यहां रोका है। मकसद? कैसा मकसद रावला भाई? मात्रे, प्रमोद कश्यप मर्डर केस की फाइनल इन्वेस्टिगेशन फाइल तुम्हें कोर्ट में दाखिल करनी है। अरे रावला भाई, उस रिपोर्ट के बारे में पूछने की क्या जरूरत है? जाहिर है जैसा आप चाहेंगे वैसी ही रिपोर्ट दाखिल होगी। अरे आओ विजय, अंदर आओ। बाहर खड़े क्यों हो? आओ आओ। ये मात्रे अपना ही आदमी है। देखो विजय, तुमने मेरा काम किया इसलिए मेरा फर्ज बनता है तुम्हारा काम करना। ब्रिज बिहारी के बारे में मात्रे की रिपोर्ट वही कहेगी जो मैं चाहूंगा। क्यों मात्रे? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने रावला भाई। और उस रिपोर्ट के दाखिल होते ही शकील खान खुद ब खुद बाइज्जत बरी हो जाए। मैंने वैसे भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार कर ली है, बस आपके हुक्म का इंतजार है। इतनी जल्दी नहीं मात्रे, मैं तुम्हें खुद इत्तला कर दूंगा। ठीक है, बेहतर है। मैं फिर इजाजत चाहूंगा। जय भैरव। बाय बाय। रावला भाई, अगर आप मात्रे साहब को रिपोर्ट दाखिल करने को बोल देते तो शकील भाई 1-2 दिन में छूट जाते। नहीं विजय, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अगले हफ्ते मेरा माल हांगकांग पहुंच जाएगा और उसके 1-2 दिन बाद उसकी पेमेंट मेरे पास आएगी। जब वो पेमेंट मेरे हाथ में होगी तभी मैं तुम्हारा काम करूंगा। रावला भाई, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप जबरदस्ती मुझसे? जबरदस्ती नहीं विजय चौधरी, जबरदस्ती नहीं। यह मेरे बिजनेस का असूल है, बिजनेस पॉलिसी है मेरी। जब तक काम नक्की नहीं होता तब तक। भैरव, समझ गए ना मैं क्या कहना? वो क्या ना विजय चौधरी कि पिछली डील में उस प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा। जब तक इस डील का प्रॉफिट मेरे हाथ में नहीं आ जाता तब तक मैं सारा काम नहीं करूंगा। मतलब नहीं विजय, मतलब नहीं। बस तुम भैरव से प्रार्थना करो कि मैं कामयाब हो जाऊं। मेरी कामयाबी ही तुम्हारा काम करेगी। जय भैरव। अजय, मैं नेहा से मिलना चाहती हूँ। नेहा तो स्कूल चली गई और तुम्हें तो पता होगा नेहा के स्कूल जाने का टाइम, आने का टाइम है ना। उसे आने में अभी 3 घंटे बाकी है, तब आना। अभी जाओ यहां से। अजय, तुम्हें अगर मुझसे इतनी परेशानी है तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ क्यों नहीं देते? मेरा बस चलता तो मैं यही करता। शादी के 2 दिनों बाद ही मैं तुम्हें तलाक देता। तुमसे तो मैं यही सुनना चाहती थी, क्योंकि तुम इसके अलावा और कुछ कह भी नहीं सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि अजय चौधरी पर खुद अजय चौधरी का नहीं, उसकी मां कल्याणी चौधरी का वश है। कल्पना, चिल्लाओ, हाँ चिल्लाओ। अजय, अजय, जब तुम चिल्लाते हो ना तो मुझे खुशी महसूस होती है। तुम जब परेशान होते हो तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। और जब तुम्हारे आंखों से आंसू आते हैं ना तो मुझे मजा आता है। जानते हो क्यों?
क्योंकि तुम्हारी उस तकलीफ में, उस परेशानी में, उन आंसुओं में मुझे तुम्हारी माँ दिखाई देती है, उसका दुख दिखाई देता है, वो औरत दिखाई देती है जिसके वजह से हम दोनों दूर हुए हैं। जरा अपने आसपास देखना, कोई नहीं है। नेहा भी तुमसे दूर चली गई है कल्पना। ऐसा तुम्हें लगता है अजय? नेहा मुझसे इसलिए दूर है क्योंकि मैं नहीं चाहती इस वक्त वो मेरे साथ रहे। लेकिन अजय, जिस दिन मैं ठान लूंगी ना, उस दिन नेहा यहां नहीं, वहां मेरे साथ होगी। चैलेंज कर रही हो मुझे? हाँ, मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूं। अजय, कल्पना एक बात जिसे चाहती है ना, उसे पाक कर रहती है। अब देखो ना, मैंने तुम्हें चाहा और तुम्हें पाया। तो मैं आज भी भुगत रहा हूं। भुगतो। इसके अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो अजय? तुम और तुम्हारे खानदान के झूठे आदर्श शहर में तो बदनाम हो चुके हैं। पहले कल्याणी सदन, फिर तुम्हारी माँ, और अब संजय और ममता का टूटा हुआ रिश्ता। कल्पना, चली जाओ यहां से, चली जाओ। ओके, मैं जाऊंगी तो जरूर अजय, लेकिन अकेली नहीं, नेहा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। नेहा तुम्हारे साथ नहीं आएगी। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से उसे तुम्हारी आदतें लग जाए। तुम्हारे साथ रहकर यहाँ कौन सी वो आबाद है? और वैसे भी अजय, तुम उसे दे भी कह सकते। इज्जत की जिंदगी और सच्चाई की सीख। अजय, तुम इज्जत की बात कर रहे हो और तुम्हारे खानदान की सच्चाई तो। अजय, अब की बात है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इज्जत का सही मतलब समझाऊंगी। गेट लॉस्ट। ओके, जा रही हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अब ज्यादा वक्त नेहा तुम्हारे साथ यहां नहीं रहेगी। अरे हाँ, और एक बात, तुम मेरे प्यारे देवर संजय से जब मिलोगे ना, तो उसे मेरी तरफ से रिश्ता टूटने पर बधाई जरूर देना। बाय। पंडित जी, बात क्या है? खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की। इतने साल हो गए मुझे, कितने लड़के लड़कियों की कुंडली मिलवा कर ब्याह करवा दिया, पर ऐसी कुंडली नहीं मिलाई मैंने। सारे के सारे गुण मिलते हैं। जी माफ कीजिएगा, आपको जितनी दक्षिणा चाहिए मैं देने को तैयार हूं। एक बार फिर से कुंडली देख लीजिए। हाँ पंडित जी, एक बहुत ही नामी ग्रामी शास्त्री जी ने इन दोनों कुंडलियों को देख के कहा था कि अगर ये शादी हुई तो 1 वर्ष के भीतर लड़की विधवा हो जाएगी। झूठ बोलता है वो शास्त्री, मेरी गणना कभी गलत नहीं होती। जरा उस शास्त्री का नाम तो बताओ। पंडित गोपीनाथ शास्त्री। तुमने किसका नाम ले लिया? वो रईसों को फंसाकर मुंह देखी बात करने वाला शास्त्री है, वो झूठा और मक्कार है। मेरी गणित आज तक कभी गलत साबित नहीं हुई। इस शादी के बाद ये लड़की अखंड सौभाग्यवती रहेगी, इस बात को मैं डंकी के चोट पर कह सकता हूँ। पंडित जी, आपकी दक्षिणा? नहीं,
अभी मैं दक्षिणा नहीं लूंगा। पहले आप पंडित गोपीनाथ शास्त्री के पास जाकर जन्मपत्री मिलवा कर आओ। कहो तो मैं भी चलूं। उसकी बोलती ना बंद कर दी तो मेरा नाम ओमकार प्रसाद नहीं। जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसने झूठ बोला है तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। संजय, ये सब क्या है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन बात कैसे? आपको अभी पता लग जाएगा। श्वेता, कुंडलियां निकालो। जरा इन दोनों कुंडलियों को मिलाओ पंडित गोपीनाथ। लो, मिलाओ इन्हें। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस दिन मैंने जानबूझकर झूठ बोल दिया था। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ये झूठ तुमने खुद जानबूझकर नहीं बोला है। तुमसे किसी ने बुलवाया है। उसका नाम मुझे बताओ। अब इन सब बातों का क्या फायदा? मैं कहता हूं ना, ये कुंडली एकदम सही है। सारे के सारे गुण मिल रहे हैं। पंडित गोपीनाथ, तुम एक इज्जतदार आदमी हो। अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें हवालात में डाल दूंगा। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। बहन जी मुझे बचा लीजिए। शर्म आनी चाहिए आपको। धर्म कर्म करने वाले पंडित होकर आप छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं आप। राम जी की कसम, अब कभी बेकार की बातें मत करो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, उसका नाम बता दो वरना। जाने दो संजय भैया, अब बात बढ़ाकर क्या फायदा? श्वेता, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं जिसके कहने पर इसने झूठ बोला है वो इससे बचाने आता है या नहीं। देखो साहब, मैं मानता हूं ना, मैंने झूठ बोला। किसके कहने पर झूठ बोला तुमने? किसके कहने पर झूठ बोला तुमने? देखो भाई, मैं बहुत ही ईमानदार आदमी हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोर्ट कचहरी का मुंह नहीं देखा। देखो, उस दिन सब पैसे की लालच में राकेश नाथ इनामदार की लड़की कल्पना के कहने पर बस ना, मैं पहले से ही जानता था, सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहा था। पंडित, ये आखिरी वार्निंग है तुम्हारे। इसके बाद तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं होगा। जाओ यहां से, जाओ यहां से। मेरी समझ में तो एक बात नहीं आती बेटा, कि कल्पना ने ऐसा किया क्यों? मैं बताती हूँ आंटी। भाभी को अपने पापा के पैसों पर बहुत घमंड है। उनका बस चले तो ये रिश्ता कभी नहीं होने दे। क्यों बेटे? छोड़िए ना आंटी, ये सब बात सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। भगवान का शुक्र है कि समय रहते सच्चाई हम सबके सामने आ गई। अच्छा आंटी, अब हमें इजाजत दीजिए। जी, इस सब के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। माफी? किस बात के लिए? जी, जैसे ही हमें पता लगा कल्पना भाभी यहाँ आई थी तो हमें शक हो गया था, लेकिन अपने शक को सही करने के लिए हमें ममता की कुंडली की जरूरत थी। और उस दिन जब मैं यहाँ आई थी तो आपको बिना बताए पूजा घर से कुंडली उठाकर ले गई थी। फिर हमने दोनों कुंडलियों को पंडित ओमकार प्रसाद से मिलवाया। जब हमें पता चला कि कुंडलियों के सारे गुण मिलते हैं, तब हमें पंडित गोपीनाथ के झूठ पर विश्वास हो गया। उससे आगे की बात तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। ये श्वेता ममता की कुंडली आपसे बिना पूछे यहाँ से ले गई। देखो बेटा, ममता का जितना अधिकार इस घर पर है उतना ही श्वेता का भी है। और आप दोनों ने जो कुछ भी किया वो सच्चाई को सामने लाने के लिए ही किया ना। आप दोनों की इसमें कोई गलती नहीं बेटे। और जब किसी से कोई गलती नहीं हुई तो माफी मांगने की बात कहाँ से आती है? लेकिन तुमने ये बात बलराज जी को बताई? नहीं अंकल, पापा मीटिंग में थे, माँ से बात हो गई है। अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं, माँ घर पे इंतजार कर रही है। बेटा एक कप चाय तो पी के जाओ। जी आज नहीं, किसी और दिन, मुझे ड्यूटी पर वापस जाना है। नमस्ते।
मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि बहू इस हद तक नीचे गिर सकती है। आप भले ही न सोच सकते, मगर मैं कल्पना को इस हद से भी नीचे गिरा हुआ देखता हूं। मां, अगर आपने मुझे उस वक्त नहीं रोका होता तो मैं अब तक कल्पना को डिवोर्स दे चुका होता। ये क्या कह रहे हो बेटे? किसी को सुधारने के लिए अपने से जुदा नहीं किया जाता? पापा, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि कल्पना कभी नहीं सुधर सकती। बेटे, अगर शरीर का कोई हिस्सा खराब हो गया हो तो उसे काट के फेंका नहीं जाता, बल्कि उसका इलाज किया जाता है। इलाज? कल्पना का इलाज हो सकता है, वो सुधर सकती है, और उसका बाप कभी सुधरने नहीं देगा उसे। वो तुमसे बड़े हैं अजय? उम्र से बड़े हैं, सिर्फ दिमाग से इतने छोटे और घटिया है वो। ये क्या कह रहे हो? बड़े नहीं बदलते, बदलना छोटों को पड़ता है। माँ, बार बार आप मेरा मुंह बंद करवा देती है। लेकिन अब इस रोज के नाटक का पर्दा मुझे हमेशा के लिए गिराना है, बस। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। हम लोग भाभी के घर चलते हैं और राकेश नाथ को अच्छा सबक सिखा के आते हैं। आज वहां जाकर सारा हिसाब किताब बराबर करके आते हैं। चलो संजय। नहीं, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। कि माँ, ये सब कब तक चलता रहेगा? धीरज रखो, समय के साथ सब ठीक होगा। क्या ठीक होगा माँ? ये कल्पना की वजह से नेहा का फ्यूचर। मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ, नेहा पर इन बातों का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। उसे ये कभी महसूस नहीं होना चाहिए कि उसकी माँ उसके साथ नहीं है। माँ, मैं एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बोलो। माँ, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि हम दबते जा रहे हैं और वो हमें दबाते जा रहे हैं। देखो, इंसान को एक हद तक दबाया जा सकता है, उसके बाद तो विस्फोट होता है। मैं उसी विस्फोट की बात कर रहा हूँ माँ, और उसके लिए यह सबसे अच्छा समय नहीं। अभी संजय की शादी सबसे बड़ा काम है। आप मुझे क्यों रोक रही है बार बार? उस राकेश नाथ को तो मैं ऐसे। अजय, उबलने से कुछ नहीं होगा। हमें राकेश नाथ को उनकी ही लैंग्वेज में जवाब देना होगा। मतलब ये कि संजय और ममता की शादी निश्चित तारीख पर ही होगी, और यही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगा। परेशानियां तो घूम फिरकर फिर हमारे सामने आ गई किशोरी। कितने सुकून से थे हम, अब फिर वही बात। ओहो, अपनी परेशानियों की वजह से अपनी बेटी की खुशियों का गला तो नहीं तोड़ सकते। जिस दिन वो कुंडली वाली बात हुई थी और रिश्ता तोड़ दिया था, तब से वो बच्ची कितनी दुखी है, कितनी उदास रहती है वो। देखिए, ले देकर हमारी एक बेटी है, उसकी खुशियों का संसार बसा दें, हमें इससे बढ़कर और क्या चाहिए? बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? अपने आप को बेचकर भी मैं ममता की खुशियां तो नहीं खरीद सकता। देख, सब ठीक हो जाएगा। अब आप शांत रहिए, वो लोग आने वाले होंगे। आने वाले होंगे नहीं, आ गए हैं। नमस्ते। बधाई हो शशिकांत जी, बधाई हो। बधाई हो बहन जी। कल्पना की नादानी की वजह से आपको जो परेशानी हुई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? ये सब तो चलता रहता है। इंसान को तो बस सच्चाई पर विश्वास होना चाहिए। भाई साहब, हमने तय किया है कि शादी जिस तारीख पर तय हुई थी उसी तारीख पर करेंगे। बलराज जी, इतने कम समय में और इतनी जल्दी शादी रख दी कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ममता और संजय की शादी हम करेंगे, और वो यहाँ नहीं, हमारे बंगले पर होगी। ये कैसे हो सकता भाई साहब? लड़की की डोली तो उसके घर से ही उठती है। आप ठीक कहती हैं, हमारा घर ममता का ससुराल है, पर कल्याणी सदन तो। कल्याणी सदन भी तो ममता का घर ही है ना। ममता तो कहती है कि वो सदन नहीं, एक मंदिर है, और मंदिर में शादी करना एक दस्तूर है। आप लोगों की इजाजत हो तो हम उन दोनों की शादी कल्याणी सदन में ही करेंगे। और ममता कल्याणी सदन की सदस्य है, तो शादी का सारा खर्चा सदन करेगा। आपको जो करना है
वो कर सकते हैं। लाजी, इस सब के लिए मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मैं कैसे धन्यवाद करूं आपका? भाई साहब, शुक्रिया तब अदा किया जाता है जब अपनापन ना हो। ममता हमारे लिए श्वेता जैसी ही है, उसे हम बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। क्यों जी? हाँ, ये तो हमारी बेटी का भाग्य है। जिसमें वो खुश है, उसमें हम दोनों खुश हैं। तो लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप भी मुंह मीठा अरे श्वेता जी, आप आइए, बैठिए। आज कई दिनों बाद आपको मेरी याद आई। मैं तो सोच रहा था कि आप मुझे भूल गई। घर में कई काम थे, इसी वजह से सदन नहीं आ पाई। पर आज मैं आपको मिठाई खिलाने आई हूँ। किस बात की मिठाई खिला रही हैं आप? बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए। मतलब मिठाई भी मुझे बाद में ही खाने को मिलेगी? चलिए, पूछिए क्या पूछना है। तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? अरे, इतनी जल्दी भूल गए? उस दिन आपने मुझसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा था ना। नहीं श्वेता जी, मैं अभी तक फैसला नहीं कर पा रहा हूं। मतलब मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे जीना चाहिए या मर जाना चाहिए। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। हाँ, उसके लिए ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, जिसने इस दुनिया के लोगों की बदसूरती ना देखी हो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं हूं ही एक बोर इंसान। जो लोग मेरे पास आते हैं दुखी हो जाते हैं। अब देखिए ना, आप कितने अच्छे मूड में आई थी, पर मैंने अपनी बोरियत भरी बातों से आपको उदास कर दिया, है ना? पर बार बार माफी भी तो नहीं मांगी जा सकती। आपके मुंह पर झूठ भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं श्वेता जी कि मैं वाकई एक बोर इंसान हूं। पर मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि इस समय आप झूठ बोल रहे थे। तो कीजिए। कीजिए, शौक से कीजिए। हो सकता है आपकी पिछली बातों की तरह ये बात भी सही हो। जब मैं यहाँ आई थी तब आपका भी मूड बहुत अच्छा था। मुझे तो अकेलेपन से डर लगता है, पर आप अकेले में ही गीत गुनगुना रहे थे। गीत नहीं, शायरी। आपके लिखी हुई? आप बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं। अफसोस उस दिन मैं बस 4 लाइनें ही पढ़ पाई। आपको शेर व शायरी अच्छी लगती है? अच्छी चीज भला किसे बुरी लगेगी? उस दिन आप कौन सी शायरी गुनगुना रहे थे? छोड़िए ना श्वेता जी, क्या करेंगे मेरे दर्द की दास्तान को सुनकर? दर्द बांटा भी तो जा सकता है। नहीं, नहीं, मैं अपना दर्द बांटना नहीं चाहता।
जिस दर्द ने मुझे इतना परेशान किया, उस दर्द को मैं बांटकर नहीं श्वेता जी, छोड़िए ना इन सब बातों को। हाँ, आप आज मुझे मिठाई खिलाने वाली थी ना, किस बात के लिए? एक गुड न्यूज़ है, आप सुनेंगे तो आपका भी मन खुश हो जाएगा। अच्छा। जानते हैं ममता है ना? ममता? हाँ, क्या हुआ? उसे कुछ नहीं हुआ, उसकी शादी है। हमारे संजय भैया है ना, सब इंस्पेक्टर, उनके साथ। है ना गुड न्यूज़? लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। चली जाइए यहाँ से, चली जाइए। देखिए, मुझे शादी ब्याह, रिश्ते नाते, प्यार और मोहब्बत से सख्त नफरत है। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। और देखिए, दोबारा इन बातों को मेरे सामने मत दोहराइएगा। Get lost from here! Get lost! आपने मुझे बुलाया पापा? हाँ बेटे, गुड न्यूज़ है। सोचा सबसे पहले तुम्हें बता दूं। कैसी गुड न्यूज़? हांगकांग की डील का एक्नॉलेजमेंट आ गया है। उन्हें माल बहुत पसंद आया है। ये देखो। पापा मैं अभी आया। जी डॉक्टर बोलिए। आजकल अपने बाप के साथ बहुत वक्त गुजार रहे हो विजय चौधरी, कुछ वक्त बाबला भाई के साथ भी गुजार लो, फायदा ही फायदा होगा। नहीं डॉक्टर भाई, बात यह है कि अपनी बात बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो। जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। डॉक्टर इस समय मुमकिन नहीं। सुनो विजय चौधरी, बाबला भाई को ना सुनना पसंद नहीं। एक बार कह दिया यहां आओ, मतलब आओ। जय भैरव। किसका फोन था? दोस्त का पापा। अच्छा, आज तक तो तुम्हारी दोस्ती सिर्फ बिजनेस के साथ थी। अब ये कौन है? हाँ? खैर, कामकाज में मन लगा रहे, इसलिए यारी दोस्ती घूमना फिरना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें दोस्त से मिलने जाना है ना, तुम जाओ। ऑफिस का काम हम देख लेंगे। थैंक्स पापा। विजय, मैं अपने धंधे में बहुत ईमानदार हूं। जितनी भूख होती है उतना ही खाता हूं। हांगकांग डील में मेरी बहुत कमाई हुई, और ये उसी कमाई का 10% है, और ये तुम्हारा है। बाबला भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शकील भाई के बाइज्जत बरी होते ही मुझे मेरा इनाम मिल जाएगा। देखो विजय, शकील की बात करके मेरा वक्त जाया मत करो। एक हफ्ते के अंदर अगर शकील जेल की सलाखों के बाहर ना आया तो मैं ये शहर तक इस धंधे को छोड़ दूंगा।
जबान है। काबला भाई, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है और मैं आपकी पहुंच को भी जानता हूं, लेकिन प्लीज मुझे ये पैसे नहीं देंगे। विजय चौधरी, कभी कभी मुझे तुम पर बहुत हंसी आती है, और इस हंसी की वजह जानना चाहते हो? तुम मुझे बहुत भोले लगते हो। कभी कभी हैरान होता हूं कि तुम जैसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं, क्योंकि जिस दुनिया में मैं पला बड़ा वहां ऐसे लोग नहीं होते। जुर्म की दुनिया। खैर, छोड़ो इन बातों को। ये पैसे मैं अपनी खुशी से दे रहा हूं, रख लो इन्हें, रख लो। देखो विजय, बड़े लोग कहते हैं कि घर आई लक्ष्मी को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। रख। काबला भाई, बात यह नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं कुछ और सोच रहा हूं। भैरव, विजय चौधरी, जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। ये पैसे मैं अपनी खुशी से नहीं दे रहा हूं, ये पैसे मैं बहुत दुख की सोच कर दे रहा हूं। काबला भाई, मैंने फैसला किया है, अब मैं आपके इस काले धंधे में आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। बार बार का साथ किसे चाहिए? बस कुछ देर की बात। क्या है ना कि हिंदुस्तान में धंधा बहुत मंदा चल रहा है। पुलिस और इंटेलिजेंस हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। बस ये मामला थोड़ा संभल जाए तो फिर क्या है, तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। काबला भाई, मैंने तय कर लिया है, आज के बाद मैं आपके इस काले धंधे में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ना तो आपका कोई माल मेरे माल के साथ जाएगा और ना ही आपकी कोई मेरी डीलिंग हो। तुम मुझे ना कह रहे हो, अभी तो तुम मुझसे कह रहे थे तुम मेरी पहुंच को जानते हो। तुम ये भी जानते हो विजय चौधरी, काबला भाई को ना सुनना पसंद नहीं। जानते हो ना, तुम्हें यह भी बताया जा चुका है कि जो एक बार इस दलदल में गिरता है वो चाह कर भी इसमें से बाहर नहीं आ सकता। और तुम चाह कर भी इसमें से बाहर नहीं आ पाओगे विजय चौधरी। और अब तो तुम हमारे राज भी जान चुके हो। नामिया, हाँ भाई, जरा इन साहब को बताओ कि जो एक बार हमारा राज जान लेता और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता, हम उसका क्या करते हैं? बताओ इन्हें। इसकी कोई जरूरत नहीं ढाबला भाई, आप मुझे इतने दिनों से जानते हैं, मैं आपको इतने दिनों से जानता हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरा मुंह आपके खिलाफ कभी नहीं खुलेगा। मेरे धंधे में दाहिना हाथ बाएं हाथ पर भी यकीन नहीं करता। तुम
तुम्हारा यकीन तो पहले से टूटा हुआ है। मतलब ये विजय चौधरी तुमने अपनी मां के आदर्शों के साथ समझौता करके अपने जमीन को बेचा है। तो कल तुम मेरे साथ देखो विजय, आज मैं ये पैसा अपनी खुशी से दे रहा हूं और मैं तुम्हें कोई काम भी करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कल मैं तुमसे काम भी करवाऊंगा और पैसे भी नहीं दूंगा। मेरी पहुंच तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। और अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए ना, यहां से बाहर जाकर इन पैसों को किसी गड्ढे में फेंक देना। जय भैरव। संजय भैया, ममता आई है। तो मैं क्या करूं? वो आपसे मिलना चाहती है। पर मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उससे कह दो हम शादी के दिन ही मिलेंगे। ये तो आप जाती कर रहे हैं उसके साथ। ये बात तुम कह रही हो? हाँ भैया, कुछ समय तक मैं भी उसके जज्बात समझ नहीं पाई थी, पर उसकी भी कुछ मजबूरी थी भैया। मजबूरी? गलती को छुपाने के लिए सबसे अच्छा बहाना मजबूरी होता है। शादी के बाद भी ऐसे बहाने बनाने लग गई तो उससे कह दो मुझे उससे नहीं मिलना। एक हद तक जो तुम कह रहे हो वो सही है। हाँ श्वेता, कोई मजबूरी नहीं थी मेरी। उस वक्त मैंने जो कुछ भी किया पूरे होशो हवास में किया और मुझे उसका कोई पछतावा भी नहीं है। ना ही मैं यहाँ इस वक्त सॉरी कहने आई। ये तुम क्या कह रही हो ममता? सुनकर तुम्हें ताज्जुब होगा, लेकिन मैं इस समय यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हारे मन में मेरे लिए और मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बात ना रहे। कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। हमें पूरी जिंदगी एक साथ मिलकर बितानी है। अगर हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग नहीं रही तो मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई ना कोई ऐसी बात थी और ना कोई ऐसी बात है। इनफैक्ट जब तुमने मिलने से मना किया था तो वो बात मैंने इसके सामने अप्रिशिएट भी की थी। तो फिर तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते थे? वो तुम्हारे मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। वो तो मैंने तुम्हारे जज्बातों की कदर करते हुए ऐसा कहा था। लेकिन जिस तरह ना चाहते हुए मैं तुमसे मिली थी, उस तरह तुम भी। इसी से पता लगता है कि इस दुनिया को चलाने वाली कोई और ही शक्ति है। संजय, अगर तुम्हें मेरी कोई बात। ममता, इन सब बातों की जरूरत वहां होती है जहां जज्बात नहीं होते, प्यार नहीं होता। मैं तुम्हें जानता हूं, समझता हूं। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें बुरी लगी हो। नहीं संजय, तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं हो, जिंदगी हो मेरी। अगर तुम मुझे नहीं मिलते। बस बस। ममता, I love you. I love you too. कल्याणी, ममता और संजय की शादी के कार्ड छपकर आ चुके हैं। ये देखो, चेक कर लो।
चेक क्या करना है उसमें? अरे चेक कर लो तुम्हें याद है हमारी शादी में कार्ड को लेकर क्या हंगामा हुआ था? याद है, हम दोनों की तरफ डिजाइन एक ही था और एक ही जगह हमने छपवाए थे, तो हमारा ऑर्डर आपके पास आया था और आपका हमारे पास। अच्छा, मेहमानों की लिस्ट तैयार हो गई? हाँ, अजय की शादी की लिस्ट है, उसमें कुछ नाम और जोड़ देंगे। अजय, विजय, श्वेता के फ्रेंड्स और आपके कुछ। ठीक है, आज रात को बैठ के पूरी कर लूंगी। कल शुभ मुहूर्त है, कल कार्ड बांटना शुरू कर देते हैं। पहला कार्ड भगवान के सामने रखकर। हाँ जरूर जरूर अरे ये क्या, ममता वेट संजय, ये तो उनकी तरफ से कार्ड है। ठीक तो है। अजय विजय, शादी के कार्ड्स बांटने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। तुम दोनों खुद जाकर परिवार के लिए कार्ड बांटोगे। पापा, मुझे 50 कार्ड चाहिए। 50? 50 क्यों? अरे मेरी 50 फ्रेंड्स आएंगी शादी में। ये क्या किसी बंदरिया की शादी हो रही है कि तुझे 50 कार्ड चाहिए? तुझे सिर्फ 5 कार्ड मिलने वाले। नहीं श्वेता बेटे, तुम अपने 50 फ्रेंड्स को नहीं 100 फ्रेंड्स को बुलाओ। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। कल्याणी जी, सदन के लिए भी तुम्हें कार्ड्स चाहिए ना? वो तो मैं ले लूंगी, पर राकेश नाथ जी के यहाँ कार्ड देने। नहीं माँ, उनके घर पे कार्ड नहीं जाएगा। मैं उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुम्हारे रिश्ता तोड़ने से टूट तो नहीं जाएगा। देखो, कल्पना तुम्हारी बच्ची की मां है। घर में शादी होगी, सारे रिश्तेदार आएंगे और घर की बहू घर में नहीं है, सही नहीं लगेगा। पर यह बात गलत भी तो नहीं है मां। कल्पना और उसके बाप ने हमारे साथ जो भी किया है, लेकिन हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। सुनिए, राकेश नाथ जी के यहाँ कार्ड देने हम दोनों जाएंगे। बाहर का पहला कार्ड उनके घर जाना चाहिए, आखिर वो हमारे समधी हैं। कल्याणी, शशिकांत जी के यहाँ भी कार्ड देने हम ही जाएंगे। बाकी के कार्ड अजय और विजय बांट देंगे। आप परेशान मत होइए, मैं उसे समझाऊंगी। कल्याणी, अजय की बात भी गलत नहीं है। जिस तरीके से राकेश जी ने और बहू ने हमारे साथ व्यवहार किया है, उसे अगर वो गलत है तो हम भी गलत हो जाए। हमारा फर्ज क्या कहता है, हमें उनको एक मौका देना चाहिए। मौका तो हम कई बार दे चुके हैं उसे। माँ, आपका फैसला हमेशा सही होता है, लेकिन मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ऐसे मौके पर अगर भाभी और राकेश नाथ जी आएंगे तो कहीं अगर बखेड़ा खड़ा होना हो तो हम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते। हमें हमारा फर्ज पूरा करना है। ठीक है कल्याणी, सबसे पहले हम राकेश नाथ जी को कार्ड देने जाएंगे। ओके? गुड मॉर्निंग मम्मी। अच्छा मम्मी सुनिए, कल हमारे स्कूल में पेरेंट्स डे है और आपको वहाँ आना होगा, वो भी पापा के साथ। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी। लेकिन कल डेट क्या है? कल है 28। कल 28 है। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। आप लोग नहीं लड़िए,
प्लीज। आप रुलेंगे नहीं, मैं समझूंगी कि मैं अनाथ हूँ। तुम मेरे साथ चलो, वहां हमारे सब लोग हैं। सब लोग? कौन सब लोग मम्मी? क्या वहाँ पर बड़े पापा, दादी माँ, चाची, बुआ, चाचू ये सब हैं? नहीं मम्मी, नहीं, फिर मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। मम्मी, नेहा, मेरी बच्ची तू आ गई। ओ नेहा, अच्छा। मम्मी, आपसे एक बात पूछूं? आप डांटेंगी तो नहीं ना? नहीं, नहीं मेरी बच्ची, पूछो पूछो, क्या पूछना है? आप सच कहिएगा, आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं ना? ना मेरा बच्चा, ये तुम्हें किसने सिखाया? हाँ, तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची हो। शायद मैं ही अच्छी माँ नहीं हूँ नेहा। नहीं मम्मी, आप बहुत अच्छी हैं और बहुत प्यारी भी। पता है मम्मी, जब मैं आपके साथ होती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच कह रही है तू? तो फिर उस दिन तुम मेरे साथ क्यों नहीं आई? बोलना नेहा, क्यों नहीं आई मेरे साथ? मम्मी, मैं पापा को तो भी छोड़कर नहीं आ सकती ना? हाँ मम्मी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब साथ रहने लगे? हाँ कल्पना, इस वक्त तुम्हें इस कमरे में देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ बेटी। क्या बात है, आज तुम अपने क्लब नहीं गई? नहीं पापा, आज कहीं भी जाने का मन नहीं किया। सुबह से यहीं पर बैठी हूँ। पगली कहीं, अपने मन की बात बिना पूछे कभी नहीं बताती। तो तुम क्या समझती हो, तुम्हारे पापा को पता नहीं चलेगा? बेटी, इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो बेटी को मां से अलग कर दे। पापा। हाँ बेटी, अब उस ऊंची नाक वाली कल्याणी देवी को नहीं चाहिए, और इसके लिए मैं नेहा को यहां जरूर लाऊंगा। पर पापा, इस खेल में कहीं नेहा एक मोहरा ना बन जाए। मोहरा तो बन गई है वो। उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का भड़का के उन लोगों ने बर्बाद कर दिया है उसे। सच कहा। पर पापा, नेहा यहाँ आएगी ना? आएगी नहीं बेटे, समझ लो आ गई है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पापा जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ संजय और ममता की शादी तोड़वाई। अभी तो मैंने सिर्फ संजय और ममता की शादी तोड़वाई है। आपने ये शादी तोड़ने की कोशिश जरूर की थी। आपने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी किया था, पर अफसोस संजय और ममता की शादी निश्चित तारीख पर ही होगी। ये लीजिए, बलराज भाई और कल्याणी जी खुद ये शादी का कार्ड लेकर आए थे। हेलो।
श और मात का खेल अब तक मैं आपके साथ खेलना नहीं चाहता था राकेश नाथ जी, पर अब शतरंज के बिसात पर आप अपने प्यादे चलिए और मैं अपने प्यादे चलता हूं। इन प्यादों की लड़ाई से हमारे आपसी रिश्तों का कोई संबंध नहीं है। कल भी आप हमारे समधी थे और आज भी आप हमारे समधी हैं। संजय की शादी का कार्ड आप तक पहुंच चुका होगा। हो सके तो हमारी खुशी में शामिल होने के लिए जरूर आइएगा। अच्छा, गुड नाइट। क्या बात है पापा? किसका फोन था? आप चुप क्यों हो पापा? बलराज चौधरी ने ललकारा है मुझे। एक एक बात का जवाब दूंगा मैं उसे। बर्बाद कर दूंगा उसे और उसके खानदान को। नेहा यहां आएगी और जरूर आएगी। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आज के मुकदमे की कार्रवाई शुरू की। थैंक यू, योर ऑनर। के बयानात, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और हालातों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शकील खान वल्द जमील खान बेकसूर और बेगुनाह है। मरहूम प्रमोद कश्यप की हत्या ब्रज बिहारी ने की थी। ये अदालत हत्या की साजिश करने, हत्या करने और कानून की आंखों में धूल झोंकने के इल्जाम को सच मानते हुए मुजरिम ब्रज बिहारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 307 के तहत मुकदमा चलाने का हुक्म देने के साथ ही शकील खान को बाइज्जत बरी करती है। अमित, ये क्या पागलपन है अमित? हम सब यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और तुम खामखा की। रहने दो श्वेता, इसे प्रार्थना से क्या मतलब? जिसका खुद से ही विश्वास उठ गया हो वो प्रार्थना पर क्या विश्वास करेगा? तुमने अभी कहा कि शकील खूनी है, तुम्हें कैसे मालूम? मैंने वो अखबार में पढ़ा था। अखबार में लिखा सब सच होता तो ये बेगुनाह साबित होके वापस न लौटता।
रही हमारे जश्न मनाने की बात, वो तो इसके रिहा होने की खुशी में हम प्रार्थना कर रहे थे। माँ, ये लड़का कौन है? ये अमित है, तुम्हारे पीछे ही सदन में आया है। आया नहीं, जबरदस्ती लाया गया है। ये जनाब तो आत्महत्या करने जा रहे थे। क्या? हाँ भैया, दुनिया और इसमें रहने वाले लोगों पर से इनका यकीन उठ गया है। अपना पराया कोई भी नहीं है इनका। नहीं दोस्त, तुम्हारा इस तरह सोचना ही बिल्कुल गलत है। दरअसल हमें दुनिया वैसी ही दिखाई देती है जैसी हम देखना चाहते हैं। अगर समझोगे तो पराये भी अपने लगने लगेंगे, और अगर पराया ही मानोगे तो अपने भी पराये लगने लगेंगे। और इस सदन की चार दीवारी में जहां तुम खड़े हो, वहां अपने पराये का कोई भेद नहीं। यही तुम जैसों का घर है, यही संसार। बुरे विचारों को अपने मन से निकाल दो, फिर देखो दुनिया कितनी सुंदर लगेगी। अब क्या सोच रहे हो? यही कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। शुक्र है तुमने रियलाइज तो किया। श्वेता जी, दरअसल श्वेता जी नहीं, सिर्फ श्वेता। यही से कभी कभार मुझे क्या हो जाता है समझ में नहीं आता। ये तो तुम ही जानो। हाँ, जहां तक मैं तुम्हें समझ पाई हूं, ऐसा तुम्हारी किसी हीन भावना के कारण ही होता होगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं ठीक ही कह रही हूं। कुछ ऐसा ही होता है तुम्हारे साथ। देखो अमित, अगर तुम इसी तरह हार मान जाओगे ना, तो जिंदगी की कोई भी जंग जीत नहीं पाओगे। इसलिए मैं तुमसे फिर कह रही हूं, खुद को संभाल लो। हालात की शतरंज जीत चुकी है बलराज चौधरी। मैंने मोहरे अपनी अपनी जगह बिछा दी। तुमने मुझे ललकारा है। इस खेल में आखिरी जीत राकेश नाथ इनामदार की। ठीक उसी तरह जिस तरह एक मेरा मामूली प्यादा तुम्हारे मान सम्मान की बादशाहत को पल में मिट्टी में मिला देगा बलराज चौधरी, पल में मिट्टी में मिला देगा। तुम मेरी किसी भी चाल को नहीं काट पाओगे। ऐसी मुंह की खाओगे कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाओगे। शतरंज के इस बिसात पर एक प्यादे से बादशाह को मारने कोई फायदा नहीं है। मजा तो तब है पापा जब सारी मोहरे ही खत्म हो जाए। न जाने किसकी शय पर अजय के पापा ने इतनी बड़ी बात कही है आपसे। बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे लोग करते हैं क्योंकि ये उनकी फितरत में शामिल है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े काम नहीं। बड़े काम तो हमारे जैसे बड़े लोग ही करते हैं। तो पापा कब करेंगे आप ये काम? कब लेंगे आप मेरी बेइज्जती का बदला? कब देंगे आप अजय के पापा को उनकी बातों का जवाब?
कब पापा? कूल डाउन, कूल डाउन। बेटी, हमारा जल्दबाजी में उठाया हुआ कोई कदम हमें गलत दिशा की ओर ले जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि अंधेरे में तीर चलाने से अच्छा है वक्त का इंतजार करो। लेकिन ये इंतजार कब तक करना होगा पापा? बस बेटी, जब तक कोई सॉलिड प्रूफ हमारे हाथ नहीं लग जाता। मैं तो इनके ऊपर ऐसा वार करूंगा कि बलराज चौधरी की नाक भी कट जाए और तुम, नेहा और अजय हमेशा हमेशा के लिए यहां रहने आ जाओ। लेकिन वो दिन कब आएगा पापा? बहुत जल्दी बेटी। तुम क्या समझती हो मुझे जल्दी नहीं है? लेकिन पापा। हैव सम पेशेंस बच्चे, हैव सम पेशेंस। घबराओ मत मेरी बेटी, इस जंग की शुरुआत मैंने की है तो खात्मा भी मैं ही करूंगा। संजय और ममता की शादी तय हुई है, कार्ड छपे हैं। लेकिन अभी फेरे नहीं पड़े हैं बेटी, और फेरे पड़ने तक तो मैं उन सबको ऐसे फेरे में डाल दूंगा कि उन्हें जन्म जन्म के फेरे याद आ जाएंगे। राइट पापा। ओह हाय बाबा। अपने ससुराल वालों को अब किस तरह से नीचा दिखाना है, अपने पापा से डिस्कशन कराई। देखो कल्पना, तुम्हारे पापा के दिल में उनके लिए गांठ पड़ गई है, लेकिन जरा सोचो इसमें नुकसान किसका हो रहा है, घर किसका बिखर रहा है। ओ मामा, मैं उस बिखरे हुए घर को ही तो समेटने की कोशिश कर रही हूँ। अजय यहाँ नेहा के साथ रहने आए तो तुम्हारा घर संवर जाएगा? नहीं बेटा, एक बेटे को अपने माँ बाप से अलग करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ओफो मामा, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे इस दुनिया में शादीशुदा बेटे अपने माँ बाप से कभी अलग रहते ही नहीं। प्लीज गिव मी अ ब्रेक। अब ये जॉइंट फैमिली का जमाना नहीं रहा। नहीं, कल्याणी जी के सोच विचार और संस्कार ऐसे नहीं हैं। मामा, मुझे कल्याणी जी के विचार या संस्कार के साथ नहीं, अपने हिसाब से जीना। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो बेटा, वहां तुम्हारे देवर संजय की शादी की तैयारी चल रही है, तो बड़ी बहू होने के नाते रीति रिवाज को पूरे करने के लिए तुम्हें अपने ससुराल में होना चाहिए। उस ससुराल में जहां पर मुझे बेइज्जत करने के लिए हर रोज नए बहाने ढूंढे जाते, या उस ससुराल में जहां पर पापा के सामने आपके दामाद ने मुझ पर हाथ उठाया। हर परिवार में कभी कभी ऐसे हो जाता है। अरे एक छोटी सी घटना को तुम पूरी जिंदगी तो नहीं मान सकती हो। तुम जरा सोचो कि तुम्हारे बगैर नेहा का फ्यूचर का क्या होगा। शशि, हमारी नेहा का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। चौधरी परिवार से दुश्मनी निभाने के लिए आप अपनी बेटी को मोहरा क्यों बना रहे हैं? शशि, मैं देख रहा हूं कि इस मामले में आजकल तुम ज्यादा बोलने लगी हो। तो क्या अपनी ही आंखों के सामने अपनी बेटी की बर्बादी का तमाशा देखती रहो? अपनी बेटी का नहीं, उन लोगों की बर्बादी का तमाशा देखो जो लोग अपने आप को इज्जतदार और ऊंची नाक वाला समझते हैं। मेरी समझ में तो आप लोगों की कोई बात नहीं आ रही है। तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है मामा। जो होता है उसे बस चुपचाप देखती रहो। हाँ, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। शशि, उस दिन फोन पर बलराज चौधरी ने जो मुझसे कहा वो मैं नहीं भूला, और अब मैं शांत नहीं बैठूंगा, हरगिज़ नहीं।
मैं जानता हूं अमित, जानता हूं कि जमाने की हवा ने सब कुछ बदल के रख दिया है। आज रिश्ते अपनी पहचान खो चुके हैं। किसी के दिल में किसी के लिए कोई प्यार नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि सारी दुनिया बदल गई। अब भी बहुत कुछ है इस दुनिया में, बस उसे समझने के लिए एक एहसास की जरूरत है। बस जिंदगी की हकीकत से बहुत दूर है आपकी बातें। किताब पर लिखी इबारत की तरह खोखले से लफ्ज हैं आपके, जिन्हें वक्त की दिमक चाट गई है। ये सारी बातें मैंने भी बहुत सी किताबों में पढ़ी है शकील, लेकिन हकीकत में प्रैक्टिकली इसका कोई मतलब नहीं निकलता। हमें तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें कम से कम पढ़ने लिखने का मौका तो मिला। मुझे देखो, मैंने तो जो कुछ भी सीखा समझा इसी सदन की छत्र छाया में रहकर ही। अरे यहाँ का माहौल माहौल यहाँ का माहौल तो मुझे जेल से भी बदतर लगता है। अमित, क्या कह रहे हो तुम? ये तो इतनी पाक जगह है कि ये कितनी पाक और पवित्र जगह मैं जानता हूं। यहाँ तो सच बोलने की भी सजा दी जाती है। मतलब? उस दिन मैंने सबके सामने आपके बारे में एक सच कहा, सारा का सारा सदन चिल्लाने लगा मुझ पर, लेक्चर देने लगे। समझ में नहीं आता यहाँ के लोग चाहते क्या है। एक बात कहूं, इस सदन का कोई भी मेंबर तुमसे कुछ नहीं चाहता, बल्कि सब तुम्हें कुछ न कुछ देना ही चाहते हैं। प्यार, मोहब्बत, जीने की चाह। इन सारे लफ्जों से सख्त नफरत है मुझे शकील। मैं वो दिन वो मौका देख रहा हूं जब मैं इस हिरासत से भाग जाऊं, इस कैद से आजाद हो सकूं। अमित, अगर तुम यहां सुख चैन से नहीं रह पाए ना, तो दुनिया में कहीं भी सुख चैन से नहीं रह पाओगे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। बाद में बात करेगा। आइए। मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे नहीं पहचाना? मैं शकील। शकील? कैसे हो शकील? बस ठीक हो। बहुत अरसे के बाद तुम्हें देख रही हूँ। जी। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कल्याणी जी कहाँ हैं? आइए ना, अंदर है, आइए। माँ। अरे समदन जी, आप आइए ना, कैसे आना हुआ? कल्याणी जी, आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। अरे शकील, चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर लो। जी। बैठिए ना, बैठिए। कहिए, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? कल्याणी जी, आप मेरी समधन हैं और बहन भी, साथ साथ मैं आपकी बहू कल्पना की माँ भी हूँ। कुछ ज्यादा कहूँ तो आपके इस सदन, आपके परिवार और आपके पति के दुश्मन की पत्नी भी मैं ही हूँ। खैर, रिश्ता जो भी हो, मैं आपको ये बताना अपना धर्म समझती हूँ कि मेरे पति और मेरी बेटी कल्पना एक ऐसा षड्यंत्र रचने में लगे हैं जिससे संजय और ममता की शादी तो हो ही ना, आपका घर संसार भी बिखर जाए। नहीं कल्याणी, नहीं। मैं जानता हूं वो हमें और हमारे घर संसार को हर तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए शशि की बातें तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। मैं राकेश नाथ की रग रग को जानता हूं। तो इस पे कोई उपाय सोचा है आपने? इस प्रॉब्लम का कोई समाधान? उपाय भी बहुत हैं, समाधान भी है कल्याणी, लेकिन उस पर मैं अमल नहीं करना चाहता। मसलन मैं अजय को कल्पना से तलाक लेने के लिए कह, उस बारूद को हल्की सी चिंगारी दिखा दूं जो बरसों से ज्वालामुखी का रूप लेने के लिए तरस रहा है।
क्या कह रहे हैं आप? मैं अजय को उकसाने की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा मैं करूंगा नहीं। तो आप ये कल्याणी, औरत और मर्द की सोच में बुनियादी तौर पर कई तरह के फर्क होते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूं कि राकेश नाथ चाहे हमसे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दौलत से, शोहरत से, ओहदे से, लेकिन वो हमेशा हमारे सामने छोटा ही बना रहेगा, क्योंकि उसने अपनी बेटी हमें दी है, और बेटी वाले कितने भी बड़े क्यों ना हो, बेटे वालों के सामने उन्हें झुकना ही पड़ता है। ये क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी भी बेटी है, उसे ब्याह के क्या हम छोटे हो जाएंगे? ऐसे रिश्तों में कोई परिवार छोटा बड़ा नहीं होता, छोटी होती है सोच, जो राकेश नाथ जी की है। हमें तो कल्पना को सुधारना है, ताकि अजय की गृहस्थी में सुख शांति हो। तुम चाहे कुछ भी कह लो कल्याणी, मैं उसकी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। संजय और ममता की शादी होकर रहेगी, राकेश नाथ चाहे कुछ भी कर ले। हिंदुस्तान का मशहूर वकील आदित्य शानवार। अरे पापा, आप यहां अचानक? बेटे, तुम्हें बधाई देने चला आया। तुमने हमारी समधन कल्याणी देवी जी का केस जीता है, इसलिए। वो केस? अरे पापा, वो केस तो जीतना ही था। वो शकील अहमद वाकई बेगुनाह था। फिर भी तुम बधाई के पात्र हो बेटे। टेक इट। थैंक यू सो मच। आइए ना पापा, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बेटे, एक बात पूछूं, इफ यू डोंट माइंड? श्योर। ये शकील सचमुच बेगुनाह था या तुमने साबित कर दिया? नहीं पापा, वो वाकई बेगुनाह था। लेकिन मैंने तो सुना है कि हर सबूत, हर गवाह उसके खिलाफ था, फिर भी तुमने। पापा, यही तो मेरे हुनर का कमाल है। और तुम्हारे इसी हुनर का मैं कायल हूं। और इस केस के जीतने के बाद तो मैं और भी कायल हो गया। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट पापा। लेकिन बेटे, हमने सुना है कि तुम ऐसे ही केस लेते हो जो काफी पेचीदा हो, किसी दूसरे वकील के बस के ना हो। जानता हूं पापा, इसी वजह से तो मेरी इमेज बाकी वकीलों से बिल्कुल अलग है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। कोर्ट में चोर को शरीफ, डाकू को साधु और बदमाश को सीधा साबित करने का हुनर सिर्फ तुमने और किसी वकील ने। पापा, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये केस कुछ उल्टा ही ले लिया तुमने। ये शकील को बेगुनाह। अब पापा जाने दीजिए, रात गई बात गई। आपके समधन की इज्जत का दामन और उसका सदन पाक साफ साबित हो गया, और उन लोगों को क्या चाहिए? चलो, अच्छा हुआ बेटे। इसी मौके पर लेट्स सेलिब्रेट। छोटा छोटा। छोटा छोटा क्यों पापा? पूरी बोतल। लेट्स सेलिब्रेट। आइए बिग कप। अरे पापा, छोड़िए ना ये शकील की बात। रात गई बात गई। एंजॉय। चीयर्स। चीयर्स बेटे। फिर भी बेटे, मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी है कि तुमने ये केस अपनी मर्जी के खिलाफ कैसे लिया? पापा, लेना पड़ा। वो विजय है ना, अजय का भाई, वो मेरे पास आया, रोया, गिड़गिड़ाया, तो मुझे अपने उसूलों के खिलाफ ये केस लेना पड़ा पापा। तो तुमने इस केस में अच्छी खासी रकम भी ली होगी ना? हाँ, ऑफ कोर्स, अच्छी खासी रकम ली, वरना आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं ये केस लेता ही नहीं। ये लो बेटे, ब्लैंक चेक। रकम इसमें तुम जितनी चाहो भर लो। लेकिन
किस लिए पापा? मुझे सिर्फ ये बताने के लिए कि शकील को तुमने कैसे रिहा करवाया, बस। पापा वो मेरा क्लाइंट है और उसका सीक्रेट बताना। अगर विजय तुम्हारा क्लाइंट है तो मेरा रिश्तेदार भी है और मेरे बहुत क्लोज रिलेशन में। मेरी बेटी का देवर है और बेटे तुम तो जानते हो कि उसके घर वाले, उसके माँ बाप मेरी बेटी के साथ कैसा सलूक करते हैं। ये तुमसे छुपा नहीं है। हाँ पापा, मैं सब जानता हूं। इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूं, और जो मैं जानना चाहता हूं वो भी तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैं जानता हूं बेटे कि तुम्हारे पेशे में बातों का ही मोल है, इसलिए जो मैं पूछ रहा हूं उसकी मैंने तुम्हें मुंह-मांगी कीमत दी है। बेटे, जो तुम सोच रहे हो वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम मुझ पर विश्वास करो कि तुम मुझे जो कुछ भी बताओगे वो सिर्फ मेरे सीने में रहेगा। ये बात किसी और को पता भी नहीं चलेगी। मैं तुमसे वादा करता हूं। मैं ठीक है पापा, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन वो क्या है ना कि शकील को छुड़ाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ विजय को ढाबला भाई से मिला। Thank you. Cheers. Enjoy. हालांकि ये बात इस वक्त तुमसे पूछने का कोई सेंस नहीं है, फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि शकील का केस आदित्य को सौंपने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? पापा, शकील भाई का केस लड़ने के लिए माँ को कोई ना कोई वकील तो चाहिए ही था। मैंने सोचा कि एक नामी वकील होने के साथ साथ आदित्य भाई साहब हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो उनसे बेहतर वकील इस केस के लिए और कौन हो सकता है, इसीलिए मैंने उन्हें हायर किया। यू आर राइट, आदित्य ने ये केस जीत कर दिखा दिया। इस सारे केस में खुशी मुझे इस बात की है कि तुम्हारी माँ के दिल को चैन मिला और सदन बदनाम होने से बच गया। हाँ पापा, मुझे भी माँ की इज्जत का ख्याल था। इतनी उम्मीदों और आशाओं के साथ जिस सदन को उन्होंने खड़ा किया है वो एक पल में बिखर जाता। एनीवे, जो कुछ भी हो अच्छा ही हुआ विजय। अच्छा बाय द वे, तुमने सक्सेरिया वाली फाइल पढ़ ली? हाँ पापा, और उसका जवाब भी मैंने उन्हें भेज दिया है। उनका अगला ऑर्डर हमें मिल जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, वो रायपुर वाली फर्म के साथ होने वाली डील कहाँ तक पहुँची? पापा वो भी फाइनल हो जाएगी। उनका रिप्रेजेंटेटिव कल ही यहाँ पे आने वाला है। कल शाम को मेरी उसके साथ ही मीटिंग है। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ, मुझे स्टॉक मार्केट जाना है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अरे विजय, कैसे हो बेटे? अच्छा हूँ अंकल। पापा अंदर आइए ना। मुझे बलराज से नहीं, तुमसे काम था। मुझसे? हाँ बेटे,
अंकल लेकिन इस वक्त मैं जल्दी हूँ। मुझसे भी ज्यादा जल्दी है तुम्हें। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अगर अब वक्त तुमने नहीं दिया तो बहुत देर हो जाएगी। आओ मेरे साथ। विजय, सच कहूं तो कल्याणी देवी जी के तीनों बेटों में तुम ही सबसे ज्यादा होनहार। क्या फर्ज निभाया है तुमने। तुमने अपनी मां के साथ साथ उनके कल्याणी सदन की भी लाज रखी है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ये बात अलग है कि तुम लोगों के साथ साथ हमारी भी काफी बदनामी हुई है। लेकिन विजय, तुम बहुत ही होनहार लड़के हो। क्या आपने यही सब बोलने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुम्हें यह पूछने के लिए बुलाया है कि क्या तुम डाबला भाई को जानते हो? मैं क्या करेगा भाई? उस दिन दामोदर सेठ बोला मैं डाबला भाई को अपन का गाला देने को तैयार है। कल गया तो फिर पलटी खा गया। वैसे भाई, आप जो उसको ऑफर दिया था उसके लिए उसने मना कर दिया। मैं बात करूंगा उससे। तो जा। जी सुन। हाँ भाई। आज शाम को तो अक्कू के साथ शानपाड़ा जाना। वो अपना ड्राइवर रहता ना अब्दुल। हाँ भाई। उसको बुला कर लाना। नासिक माल भेजना है। भाई अपन को इतनी दूर भेजने से तो उसको फोन करके बुला लेते। नाम है तो दावला भाई को रास्ता दिखाएगा। अरे फोन तो मैं भी कर सकता था। फोन करा मैं। जा। आओ विजय चौधरी, आओ। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। मेरे और तुम्हारे बीच जो डीलिंग हुई थी उसके बारे में तुमने किसी को कुछ बताया? वैसे भी इस डील के बारे में कोई नहीं जानता विजय। इस डील के बारे में वही जानता है जो ये डील करता है। सच कह रहे हो तुम? भैरव की सौगंध। तो फिर ये सारी बातें मेरे बड़े भाई के ससुर राकेश नाथ को कैसे पता चली? राकेश नाथ से मेरी 1-2 बार मुलाकात हुई किसी काम के सिलसिले में, लेकिन तुम्हारा जिक्र कभी नहीं हुआ। वो तो ये भी नहीं जानता कि तुम्हारा यहां आना जाना है। देखो डाबला भाई, अगर ये बात झूठ निकली तो गला काट देना डाबला भाई का। डाबला भाई दोस्ती में गद्दारी नहीं करता विजय चौधरी, समझे? विजय, आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। एक उलझन को मिटाने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी उलझन बनाकर रख दी। देखो टीना, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। इस वक्त मैं तुम्हारी ही परेशानी की बात कर रही हूँ विजय। क्या मिला तुम्हें मेरे भाई के साथ काम करके? टीना, मिला तो बहुत कुछ, लेकिन जितना मिला उससे कहीं ज्यादा मुझसे छिन जाने वाला है। तुम्हारी ये सूरत और बातें अच्छी तरह से बता रही हैं कि तुम्हें किसी षड्यंत्र में फंसाया गया है। हाँ, फंसाया गया मुझे षड्यंत्र में, और मैं उसी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। वो रास्ता तुम्हें किसी और मोड़ पर मिल जाएगा विजय, लेकिन मेरे भाई की दहलीज पर कभी नहीं, क्योंकि तुम्हें मजबूर देख के वो तुम्हें फिर फंसाने की कोशिश करेगा। नहीं टीना, अब चाहे मेरी जान चली जाए
मैं अपने आप को इस्तेमाल नहीं करूंगा। टीना, मैंने दुनिया में ऐसी पहली बहन देखी है जो अपने भाई की बुराई करती है, दूसरों के सामने उसे जलील करती है। मैं तुम्हारी बुराई नहीं करती हूँ भैया, तुम्हारे बुरे कामों की बुराई करती हूँ। और जब से तुमने उस सीधे साधे लड़के को अपने जाल में फंसाया है ना, तब से मैं तुमसे और ज्यादा नफरत करने लगी हूँ। देखो टीना, चिल्लाओ मत, मैं धीरे से भी सुन सकती हूँ। जानता हूं, और ये भी जानता हूं टीना कि आजकल तुम उस लड़के की ओर कुछ ज्यादा ही तवज्जो देने लगी हो। हाँ, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ बुरे काम करने के बावजूद मुझे उसमें अभी भी अच्छाई बाकी नजर आती है। अगर मैं तुमसे कहूं कि आज से तुम उस लड़के से बात नहीं करोगे, अगर मैं तुमसे कहूं कि आज से तुम उस लड़के को नहीं मिलोगी, तो मैं हरगिज नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं उसे तुम्हारी तरह बनने देना नहीं चाहती हूं। तो बात यहां तक पहुंच गई थी ना, लेकिन इतना जान लो, तुम्हारी बात उस लड़के के साथ कहीं तक भी पहुंची हो, वो बात मेरी पहुंच के बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि विजय वही करेगा जो मैं करवाऊंगा। विजय वही सुनेगा जो मैं सुनाऊंगा। विजय वही देखेगा जो मैं दिखाऊंगा, समझे? शानबाग, उसने मुझसे यही कहा है कि उसने इनामदार को इस डील के बारे में कुछ नहीं बताया है। दाबला भाई ने तुम्हें कहा और तुम्हें उसकी बात पर यकीन हो गया, लेकिन उसकी बात पर यकीन करने से पहले तुमने यह नहीं सोचा कि वो किस तरह का आदमी है, क्या धंधे हैं उसके, जुआरी है, शराबी है, अड्डे हैं उसके। वो जो भी हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन उसने मुझे यही कहा है। अच्छा, उसने कहा और तुम मेरे पास चला है सिर्फ ये पूछने के लिए कि मैंने इनामदार साहब को कुछ बताया कि नहीं? भाई विजय, मैं वकील हूं और वकील लोग अपने क्लाइंट की बातें किसी दूसरे को नहीं बताते, खासतौर से मेरे जैसा वकील जो अपने क्लाइंट की बात किसी को नहीं बताता। मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर शानबाग, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस डील के बारे में मेरे, आपके और डाबला के अलावा और कोई नहीं जानता है। कमाल, तुम्हें एक क्रिमिनल की बातों पर यकीन, लेकिन अपने वकील की बात पर नहीं। जी हाँ, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि आप बहुत ही पहुंचे हुए वकील हैं, और इसीलिए मुझे आपकी बात पर और भी विश्वास नहीं। कहीं ये तो नहीं कि आप दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ ये खेल रचा है? बात करो कम से कम। मैं सुनिए मिस्टर शानबाग, भगवान करे कि आप जो कह रहे हैं वो सच हो। मेरी एक बात गौर से सुन लीजिए, अगर मुझे पता चला कि आपने इनामदार को इस बारे में कुछ भी बताया है, तो मैं इस बात को भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई के सामने भाई हैं। और हाँ, एक बात और, भगवान से मनाइएगा कि मुझे गुस्सा ना आए, क्योंकि
मुझे अपने गुस्से से बहुत डर लगता है, समझे आप? अरे विजय,